जय हिंद दोस्तों। जो लास्ट वीडियो बनाया था मैंने, जो लेखपाल और वीडियो के लिए एक जीएस की क्लास शुरू की है, तो उसमें जो लास्ट वीडियो बनाया था वो इतिहास विषय पर बनाया था और उसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु तक का जो इतिहास था वो मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बता दिया था और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी था वो बता दिया था। देखिए, लास्ट वीडियो में महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में बात की गई थी। महमूद गजनबी को जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो इस्लाम का प्रथम सुल्तान मानते हैं। अब सुल्तान एक पद है और बादशाह एक पद है, इन दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको आगे जब मुगल काल आएगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। परंतु जो महमूद गजनबी था उसके सिक्कों पर केवल अमीर जो उसकी एक उपाधि थी वो अंकित थी, परंतु जो मुस्लिम इतिहासकार हैं बाद के उन्होंने उसे सुल्तान कहा था। लास्ट वीडियो में एक और टर्म आया था, एक और व्यक्ति का नाम आया था बख्तियार खिलजी, जिसने के बंगाल पर विजय प्राप्त की थी और एक तिब्बत अभियान के दौरान उसकी बड़ी बुरी पराजय हुई थी। ये बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, ये बेवकूफ़ तो था ही, ना इतना ज्ञान था, अनपढ़ लोग थे। जब ये नालंदा पहुंचे तो इन्होंने समझा कि ये कोई किला है और इन्होंने किला ही समझ के उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और जो एक एंशियंट यानी कि जो प्राचीन भारत की जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं विभिन्न प्रकार के ज्ञान पर, वो नष्ट हो गई, पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। तो ये जो कार्य किया गया था वो बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी की हालांकि मौत हो गई थी। अब हम आगे आज कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, 1206 ईस्वी में जिस समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए जो उसके 3 सर्वप्रमुख दास थे उन्होंने उसके साम्राज्य के 3 हिस्से किए और उस साम्राज्य को बराबर बराबर 3 हिस्सों में एक दूसरे के साथ में बांट लिया। पहला व्यक्ति था यल्दौज, जिसने कि गजनी का गजनी जो अफगानिस्तान में है, तो जो गजनी का जो उसका शासन था या जो साम्राज्य था, एक छोटा राज्य था, उस पर कब्जा कर लिया। दूसरा व्यक्ति था कुबाचा, जिसने सिंध और लाहौर दोनों पर कब्जा कर लिया। और तीसरा व्यक्ति जिसने सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया, लाहौर पर ऐबक का शासन था, सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। लाहौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक था और स्वाभाविक सी बात थी, जो लाहौर से जो पूर्वी हिस्से थे यानी कि जो नॉर्थ इंडिया था, उत्तरी भारत था, उस पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। देखिए, इतिहास समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर देना बड़ा आवश्यक है। पहली बात तो कुछ लोग ये मनगढ़ंत कहानी बताते हैं कि मुस्लिमों ने भारत पर 1000 साल शासन किया, 1200 साल शासन किया। देखिए, ये एक मिथक है। मिथक इसलिए क्योंकि इसको बड़ा अतिशोक्तिपूर्ण, अतिरंजित तरीके से आपको बताया जाता है कि साहब इतने साल शासन किया, उतने साल शासन किया। हकीकत ये है कि जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था वो 712 ईस्वी में सिंध पर किया गया था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। सिंध की विजय हो गई थी। उसके बाद में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद में, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में, जो उत्तर भारत का साम्राज्य था वो भी तुर्कों द्वारा जीत लिया गया था। तो यानी कि कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि 1205-1206 तक तुर्क उत्तर भारत के एक हिस्से पर अपना कब्जा जमा पाए थे। उत्तर भारत के साथ में पूर्वी जो भारत का हिस्सा है, जिसमें बंगाल आता है, असम आता है और बिहार आता है, इस जो ये भाग था, इसके कुछ हिस्से पर वो अपना शासन स्थापित कर पाए थे। 1700 ईस्वी के बाद में आपको पता ही है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने मुगलों को भी हरा दिया और जो हिंदू शासक थे उन्हें भी हरा दिया, और इस प्रकार अंग्रेजों का साम्राज्य जो हो गया पूरे भारत पर फैल गया। तो 1200 से 1700 के बीच का जो मोटा मोटा एक शासनकाल है, जबकि इस्लाम जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले शासक थे वो प्रमुखता में थे। ये 500 साल का पीरियड है और इसमें भी जो शुरुआती तुर्क शासक थे वो उत्तर भारत के एक हिस्से पर ही अपना कब्जा जमा पाए। तो इसलिए ये बात कहना कि साहब 1000 साल पूरे भारत पर शासन किया, ये सब कुछ, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि जो ये भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, जो कि आज पाकिस्तान के रूप में विद्यमान है, उस पर एक बहुत लंबे समय तक मुस्लिम शासकों का शासन रहा। और राजा जयपाल की मौत के बाद में एक मराठा सेना, उसके बाद में सिख सेना ही, जो हिंदू और सिख थे, वो अटक तक या पेशावर तक पहुँच पाए थे। तो आप मोटा मोटा ये मान के चले कि जो तुर्कों ने उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा था उसे जीत लिया, जिसमें आज का पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार है और पूर्वी भारत में बंगाल है। उत्तराखंड और जो ये हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके थे ये बहुत बाद तक स्वतंत्र रहे थे। तो अब हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, इस बात में कुछ गलत नहीं है, परंतु दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है।
उसके पीछे 2-3 रीज़न है। पहला तो ये कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कभी दिल्ली नहीं आया, उसने जो अपना शासन किया था वो लाहौर से किया था, ठीक है। दूसरा ये जो दिल्ली सल्तनत की जो तुर्की जो सल्तनत थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अंग थे जैसे कि एकता व्यवस्था है, ठीक है, और आपका जो एक केंद्रीय सेना का निर्माण है, जो सल्तनत की जो केंद्रीय सेना थी उसका जो निर्माण है, और जीते हुए जो हिस्से थे उनका एक समन्वय करना है सल्तनत में, वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो माना जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। इसकी आप पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो फिरोज तुगलक था, बाद में एक तुगलक वंश में शासक आएगा फिरोज तुगलक, काफी धर्मांध टाइप का शासक था। ये जो शासक था इसने दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों का नाम खुतबे में पढ़वाया था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से ही शासन करता रहा, दिल्ली कभी गया नहीं। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस 4 वर्ष के छोटे से शासन काल में इसने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जो पूरब का साम्राज्य था इसे एक तरह से स्थिर करने की इसने कोशिश की। 1192 में तराइन के युद्ध के पश्चात में जो 1193 में ग्वालियर का सॉरी ये जो अजमेर के जो शासक थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान का जो छोटा भाई था हरिराज, उसने विद्रोह किया था, उसको भी दबाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुल मिला के गौरी के समय तक यानी कि 1206 तक और 1206 से 1210 तक ऐबक ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा, जिसने जो मोहम्मद गौरी था उसके जो भारतीय साम्राज्य का जो जो मोहम्मद गौरी का जो भारतीय साम्राज्य था उसकी देख रेख, उसका सुदृढ़ीकरण जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। 1206 ईस्वी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना, सही वो शासन करता रहा। अब इसकी उपलब्धियां क्या थी? सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दान करने वाला व्यक्ति था। इस दान करने की प्रवृत्ति के कारण लाखों का दान करता था, ऐसा कि मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं। इसी दान करने की प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, ये तीनों इसकी उपाधियां थी, ठीक है। दूसरा, इसने कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्य भी किए, ठीक है। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक दूसरी जो एक मस्जिद थी उसका निर्माण किया। जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली की, वो इस्लामी ढंग पर निर्मित भारत की प्रथम मस्जिद है। ये दो ही इसके मतलब महत्वपूर्ण कार्य रहे। उसके अतिरिक्त 4 वर्ष के छोटे से काल में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया और 1210 में इसकी चौगान, जैसे पोलो कहते हैं, उस खेलते हुए उसे मृत्यु हो गई, घोड़े से ये गिर गया था और इसकी मृत्यु हुई थी। अब इसकी मृत्यु के बाद में जो दिल्ली का साम्राज्य था वो एक तरह से भरभराने लगा, क्योंकि ये माना जाता है कि ऐबक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ऐबक के जो तुर्क अमीर थे उन्होंने आराम शाह नामक एक व्यक्ति को गद्दी पे बैठा दिया दिल्ली की। अब ये आराम शाह कौन था इसके बारे में मतभेद है। आराम शाह इसका भाई था, इसका बेटा था, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। जो अबुल फजल है मध्यकालीन इतिहासकार अकबर के समय के, वो ये बताते हैं कि जो ये आराम शाह था वो ऐबक का भाई था, ठीक है। कुछ तुर्क इतिहासकार ये भी बताते हैं कि साहब ये आराम शाह जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, परंतु जुबैनी एक समकालीन इतिहासकार है, वो ये बताता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई बेटा नहीं था। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो आराम शाह था ये ऐबक का भाई था। अब आराम शाह बड़ा अयोग्य और एक तरह से बेकार शासक था, तो इसके खिलाफ जगह जगह विद्रोह होने लगे और तुर्क अमीरों ने बदायूं के एकतादार, बदायूं की जो एकता होती थी, देखिए एकता क्या होती थी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो बदायूं के जो एकतादार था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, उसे जो ये दिल्ली विजय करने के लिए बुलाया और इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली के निकट जूद के मैदान में या जाट के मैदान में पराजित कर दिया और इस तरीके से इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया 1210 ईस्वी में। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहेगा और इस बीच वो दिल्ली सल्तनत को तुर्कों के लिए अभेद्य किले के रूप में स्थापित कर देगा, क्योंकि उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो बड़ी खराब थी। वो कैसे इस कार्य को अंजाम देगा मैं अभी आपको आगे धीरे धीरे इसको बता दूंगा। जब 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, देखिए दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक तुर्क शासक थे वो किस वंश के थे, इसमें इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें दास वंश या गुलाम वंश के रूप में कहते हैं, बताते हैं कि ये भाई दास वंश था या गुलाम वंश था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक 11 सुल्तानों ने दिल्ली पे शासन किया था। इन 11 सुल्तानों को कुछ इतिहासकार बता देते हैं कि दास वंश के थे या गुलाम वंश के थे, परंतु गुलाम वंश का कहना ठीक नहीं होगा,
क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन को छोड़ के बाकी कोई भी जो सुल्तान था वो दास तो नहीं था, तो इसलिए जो दास वंश या गुलाम वंश की जो अवधारणा है वो ध्वस्त हो जाती है। कुछ इतिहासकार इन्हें कह देते हैं कि आरंभिक तुर्क शासक थे, इल्बारी तुर्क थे, परंतु इल्बारी तुर्क कहने में भी एक कठिनाई है, क्योंकि इल्तुतमिश को छोड़ के बाकी कोई भी जो सुल्तान था वो इल्बारी तुर्क नहीं था। इल्बारी जो था तुर्कों का एक कबीला था, ठीक है। तो इल्तुतमिश को छोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक तो इल्बारी था नहीं। बलबन जरूर ये बोलता था कि मैं भी भाई इल्बारी तुर्क हूँ, परंतु इतिहासकार ये बोलते हैं कि बलबन ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं किया कि वो इल्बारी तुर्क है, तो इसलिए इल्बारी वंश का कहने का भी कोई लाभ नहीं है। इसके लिए जो सही शब्द है वो हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार बताते हैं, वो बताते हैं कि भाई ये ममलूक वंश था। अब ये ममलूक एक शब्द है, अरबी का शब्द है, इसका मतलब है कि दास्ता से स्वतंत्र माता पिता की जो संतानें थी वो ममलूक बुलाती थी। तो अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो इस बात पर सहमत है कि ये ममलूक वंश के शासक थे। तो 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के समक्ष कई सारी कठिनाइयां थी। प्रथम कठिनाई तो यल्दूज की थी जो गजनी में बैठा हुआ था। द्वितीय कठिनाई कुबाचा की थी जो सिंध, मुल्तान और ऐबक की मृत्यु के बाद उसने लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था। तो इल्तुतमिश की सारी कठिनाई, ये दो कठिनाई के बाद में एक तीसरी कठिनाई ये थी कि जो दिल्ली और आसपास के जो राजपूत शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में जो साम्राज्य में उथल पुथल हो रही थी, जो अव्यवस्था थी, उसका लाभ उठाकर साम्राज्य के अपने जो हिस्से थे उन पर कब्जा करना चाहते थे। अब इल्तुतमिश बहुत योग्य शासक था, उसने इन कठिनाइयों का एक एक करके सामना किया और अंत में उसने दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण कर दिया। सबसे पहली जो समस्या थी यल्दौज की थी। देखिए यल्दौज भी मोहम्मद गौरी का एक दास था। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में उसे गजनी का साम्राज्य मिल गया था। अब गजनी का साम्राज्य मिलने के बाद में उसके दिमाग में ये बात थी, क्योंकि गजनी मोहम्मद गौरी का एक निवास स्थान था या जी उसके साम्राज्य का केंद्र था, तो वो ये मानता था क्योंकि गजनी पर मेरा अधिकार है, तो इसलिए भारत, बाकी जो भारतीय साम्राज्य है उस पर भी एक कहीं ना कहीं मेरा दावा है। उसके मतलब उसका कहने का अर्थ ये था, क्योंकि गजनी जो था वो तुर्क साम्राज्य का आधार था, उसकी पुरानी राजधानी थी, मोहम्मद गौरी भी वहीं से शासन करता था, तो उसका मतलब है कि मैं मोहम्मद गौरी का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी हूँ और जो पूरा भारतीय जो साम्राज्य है मोहम्मद गौरी का, वो मेरे ही अधीन आना चाहिए। दूसरी तरफ कुबाचा था, ये सिंध, मुल्तान और लाहौर का शासक था। इसकी भी निगाह थी कि इल्तुतमिश को हराकर जो पूरा उत्तर भारत है उस पर मैं कब्जा जमा लूँ। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया था, जो राजपूत शासक थे वो परेशान करते रहते थे। सब पहले भिड़ंत जो हुई वो इल्तुतमिश की यल्दौज से हुई। यल्दौज जो था उसने जब इल्तुतमिश शासक बना था तो उसको कुछ छत्र दंड वगैरह भेजे थे, वो ये दिलाने के लिए कि भैया आप मेरे अधीन शासक हो। परंतु जब 1215 ईस्वी के पास में ईरान की जो ख्वारिज्म सल्तनत थी, जब उसने गजनी से यल्दौज को भगा दिया तो वो भाग के लाहौर आ गया। लाहौर पे कुछ समय कुबाचा काबिज था। उसने क्या काम किया, कुबाचा को मार के भगा दिया और कुबाचा सिंध और मुल्तान की ओर भाग गया। अब लाहौर में यल्दौज काबिज था और दिल्ली में इल्तुतमिश काबिज था। इन दोनों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि यल्दौज ये बोल रहा था क्योंकि मैं गौरी का वैध उत्तराधिकारी हूँ, मैं गजनी का शासक था, इसलिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने का जो सर्वप्रथम अधिकार है वो मेरा है। अब इल्तुतमिश तो ये मान नहीं सकता था, तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में 1215 में तराइन, वही करनाल के पास जो तराइन है, उसके प्रथम दो युद्ध मैं आपको बता चुका हूँ। तृतीय युद्ध हालांकि इतिहास में इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो है नहीं, आपको कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। तराइन का तृतीय युद्ध था वो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था, और इस 1215 और 1216 ईस्वी में हुए इस युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को बुरी तरह पराजित कर दिया, कैद कर लिया और बदायूं भेज दिया। कुछ समय बाद कुछ समय बाद यल्दौज की मृत्यु हो गई। तो इसलिए जो ये यल्दौज नामक जो खतरा था ये 1215-1216 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। अब दूसरा एक जो व्यक्ति था कुबाचा, जिस समय यल्दौज लाहौर आया था उसने कुबाचा को सिंध में भगा दिया था, पर जैसे ही यल्दौज की मृत्यु हो गई तो कुबाचा ने क्या काम किया, उसने लाहौर पे दोबारा से अधिकार कर लिया। ये जानने के बाद में इल्तुतमिश 1221 ईस्वी में लाहौर आया और लाहौर आकर उसने कुबाचा को बुरी तरह पराजित कर दिया। कुबाचा फिर सिंध और मुल्तान की ओर भाग गया। इल्तुतमिश उसका पीछा करना चाहता था, पर उस समय भारत पर एक ऐसा खतरा मंडराया कि यदि वो खतरा भारत के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाता तो भारतीय जो शहर थे या जो भारतीय लोग थे उनकी ऐसी हालत होती जैसी किसी भी आक्रमणकारी के समय नहीं हुई थी। इस मंडराया मंगोलों का जो सबसे बड़ा नेता था चंगेज़ खान, जिसे चिंगिस खान भी कहते हैं, गिंगस खान भी कहते हैं, वो भारत की सीमा की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी के पार अपना डेरा डाल लिया।
उसका असली नाम तैमूचिन था। देखिए खान जो एक शब्द है वो मंगोलों का की देन है, जो उनके सरदारों को दिया जाता है। तो आप खान नाम सुन के ये मत मान लेना कि वो मुसलमान था। चंगेज खान क्या था इस विषय में जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है, पर वो मुस्लिम नहीं था। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक वहाँ का लोकल धर्म था मंगोलिया का, जहाँ से ये आया था, पेगन धर्म, उसे मानता था। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म को मानता था। तो हम मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि पेगन और बौद्ध धर्म के कुछ जो एक मिश्रण था उसे मानता था। अब ये सिंधु नदी पर क्यों आया था इसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको एक सल्तनत का नाम बताया था, ख्वारिज्म सल्तनत। ख्वारिज्म जो सल्तनत थी वो आज के जो ईरान है वहाँ पर फैली हुई थी। चंगेज खान ने चाइना को पूरी तरह पराजित कर दिया था। चाइना की जो दीवार थी जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं उसे मंगोलों ने तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था। और जो चाइना की जो एक डायनेस्टी थी, जो वहाँ का राज्य था जिन डायनेस्टी, उसको बुरी तरह पराजित कर दिया था। देखिए मंगोलों के बारे में आपको इतना बता दूं कि दुनिया में जितने भी साम्राज्य बने हैं, चाहे वो किसी भारतीय ने बनाए हों, तुर्कों ने बनाए हों, जो टर्की है उसने बनाए हों, मध्य एशिया के किसी ने बनाए हों, ब्रिटिश ने बनाए हों, पर मेरी अपनी जो एक समझ है वो मैं आपसे बता सकता हूं कि मंगोलों से बड़ा विजेता ना तो तुर्क था, मतलब इनसे बड़ा विजेता, या खासतौर से मैं नाम ले सकता हूं तो चंगेज खान से बड़ा विजेता दुनिया में कोई हुआ नहीं है। चंगेज खान ने शहरों के शहर जलाए, शहरों के शहर लूटे, और जिस शहर ने भी उसका प्रतिरोध किया उसकी हालत इतनी बुरी कर दी कि बर्न टू द ग्राउंड, मतलब उसको पूरी तरह जला के तहस नहस कर दिया। दरअसल जो ये चंगेज खान था, जब इसने पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर लिया तो यहाँ पे एक सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट क्या था उसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा। आप मोटा मोटी ये मान लें कि मध्य एशिया से, चाइना से यूरोप तक एक रास्ता जाता था, उस पर चंगेज खान का कब्जा हो गया और इसी मार्ग के द्वारा वो व्यापार करना चाहता था। उसने जो अपने व्यापारिक दूत थे वो ख्वारिज्म, जो ईरानी साम्राज्य था, उनके पास भेजे। अब ख्वारिज्म साम्राज्य वाले इस समय सपने में थे, उन्हें ऐसा लगता था कि मंगोलों हमारे सामने क्या है, मंगोलों को तो हम आराम से हरा ही देंगे। अब ये वो जानते नहीं थे कि ये उनकी गलत फहमी है, खुश फहमी है कि अगर चंगेज खान आएगा तो बचेगा कुछ नहीं। तो जब उन्होंने अपने कुछ व्यापारिक दूत ख्वारिज्म जो बादशाह था उनके यहाँ पे भेजे, जो सुल्तान था उनके यहाँ पे भेजे, तो उसने उन दूतों की हत्या करवा दी। अब ये बहुत था चंगेज़ खान को गुस्सा का दिलाने के लिए। जब चंगेज़ खान को ये पता चला तो उसने ख्वारिज्म जो ये राज्य था इस पर हमला किया। जो ख्वारिज्म राज्य था उसकी ईंट से ईंट बजा दी, नगरों के नगर जला दिए। और ये मानते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं और जो इस्लामिक पुराने विद्वान बताते हैं, वो ये बताते हैं कि लगातार महीनों तक, 20 दिन तक जो ये मुस्लिम थे उनका कत्लेआम चलता रहा। इतिहास में इतना जो बड़ा कत्लेआम था, या जो ये कह सकते हैं कि इस्लाम पर जो सबसे बड़ा जो खतरा आया था, वो इससे बड़ा खतरा इस्लाम पर कभी नहीं आया था। ये ख़त्म करने के बाद में जो वहाँ का जो ख्वारिज्म का जो सुल्तान था वो कैस्पियन सागर की ओर भाग गया उत्तर में, और जो उसका बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी जिसका नाम था, वो इंडिया की ओर भागा और उसने सिंध पर अपना सिंधु नदी पार करके वो उत्तर की तरफ आ गया। इसी का पीछा करते हुए चंगेज़ खान भारत पहुंचा था। जो ये जलालुद्दीन मंगबरनी था, ख्वारिज्म जो सुल्तान था उसका बेटा, इसने इल्तुतमिश के पास में एक दूत भेजा, बाद में भेजा था, उससे पहले चंगेज़ खान भी एक दूत भेज चुका था इल्तुतमिश के बाद, कि अगर आपने जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता की, ना तो आप बचोगे, ना आपकी सल्तनत बचेगी और ना कोई तुर्क बचेगा, तो कृपया करके आप इसकी मदद ना करें। और अगर आपने मदद कर ली तो वो देखते हैं ना आप, जो एक बसों में लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, आप अपने वाहन के प्रति खुद जिम्मेदार हैं। तो यदि आपने किसी भी प्रकार से ख्वारिज्म का जो सुल्तान था ये जलालुद्दीन मंगबरनी, इसकी सहायता की, तो आप अपने सामान की सुरक्षा फिर खुद ही करना। और मैं खुदा का, अपने आप को ये खुदा का कहर कहता था, ठीक है। तो दूत गया, इल्तुतमिश ने हाथ पांव जोड़े और कह दिया कि भाई साहब कतई बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, आप जो है बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसके बाद में जो दूत भेजा था ख्वारिज्म का, जो जलालुद्दीन मंगबरनी था, इसने भी अपना एक दूत इल्तुतमिश के बाद भेजा था। इल्तुतमिश ने उस दूत की हत्या करवा दी, और जो उस दूत की हत्या करने के बाद में इल्तुतमिश, ये जो ख्वारिज्म जो सुल्तान था, इसके पीछे आया। 1224 ईस्वी में जो ख्वारिज्म का सुल्तान था वो इस इलाके से हटके पर्शिया चला गया, मतलब ईरान चला गया। देखिए पर्शिया जो शब्द है या फारस जो शब्द है वो ईरान के संदर्भ में ही लिया जाता है, क्योंकि जो ईरान का पुराना जो नाम था वो फारस था। जो पारसी लोग वहाँ पे बहुलता में थे, और 6ठी-7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में इस्लाम ने जब इस क्षेत्र को विजित किया तो इसे ईरान कहा जाने लगा। पुराना जो नाम था फारस था, जिसे पर्शिया भी कहते हैं। मूवी भी बनी थी प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत से हट गया, सिंधु नदी पार करके वो पर्शिया चला गया, और इल्तुतमिश ने भी राहत की सांस ली। पर चंगेज खान के डर की वजह से 1227 ईस्वी तक इल्तुतमिश इस इलाके में आने से बचता रहा, और सिंधु नदी के पास में तो उसने कसम खा ली थी कि चाहे मैं कुछ भी करूंगा पर सिंधु नदी के आसपास में जाऊंगा नहीं।
तो चंगेज़ खान की डर की वजह से ये दिल्ली में बैठा रहा। 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान भारत छोड़ के चला गया। उसने बोल दिया, मतलब वो भारत छोड़ के चला गया। और इस प्रकार चंगेज़ खान नामक जो खतरा था वो सिंधु नदी के आसपास तो बेशक मंडराता रहा, पर भारत में अंदर नहीं आया। और ये तुर्कों के लिए, भारतीयों के लिए भी बड़े अच्छी बात थी, क्योंकि यदि अंदर आ जाता तो प्रतिरोध करने वाले जितने भी शहर थे उन्हें जला देता, बाकी सबको, जो स्त्रियां और जो बच्चे थे उन्हें गुलाम बना लेता। और कन्फर्म था कि जो ना तो कोई तुर्की साम्राज्य बचता, ना कोई तुर्क बचता यहाँ पे। तो इस तरीके से इस खतरे का अंत हुआ। इल्तुतमिश ने सूझबूझ से और रुको और देखो की स्थिति से इस खतरे को टाल दिया, और जो एक शिशु अवस्था में थी उस समय तुर्की सल्तनत, उसे बचा लिया। अब चंगेज़ खान के जाने के बाद इल्तुतमिश लाहौर आया। लाहौर से वो सिंध आया और उसने कुबाचा को हरा दिया, और 1228 ईस्वी में कुबाचा की मृत्यु हुई। और इस प्रकार ये जो खतरा था वो टल गया। ये तो जो इसके दो पुराने प्रतिद्वंदी थे उनकी बात हुई। अब बात करते हैं राजपूत राज्यों की। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में जो कियोस पैदा हुआ था, एक जो तुर्की सल्तनत में जो बिखराव हुआ था, उसके बाद में ग्वालियर, अजमेर, सारे जो राज्य थे, और इधर कन्नौज, बनारस और ये चंदेलों के जो कालिंजर वगैरह थे, ये स्वतंत्र हो गए थे। 1226 ईस्वी के बाद में इल्तुतमिश ने ये बीड़ा उठाया कि वो जितने भी जो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दिल्ली की अधीनता मानने से मना कर दिया है, उन्हें दोबारा से वो दिल्ली की अधीनता, दिल्ली के अधीन बनाएगा। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर के किले पर कब्जा कर लिया। देखिए, रणथंभौर बड़ा मजबूत किला था। ऐसा माना जाता है कि 70 शासक रणथंभौर के किले पे कब्जा करने में असफल रहे थे, परंतु 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किले पे कब्जा कर लिया। और उसी समय 1227-1228 के आसपास उसने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया। ग्वालियर का शासक उस समय मंगलदेव था। मंगलदेव पराजित हुआ। अब जो ग्वालियर था, इसे तुर्कों ने दोबारा से अपने कब्जे में, बड़ा मजबूत किला था ग्वालियर का। इस किले का उपयोग जो तुर्कों ने किया वो चंदेल थे उन पर छापे मारने के लिए किया। और ये तुर्क क्या काम करते थे, चंदेल राज्य में जाते थे, और चंदेल राज्य में जाने के बाद में चंदेलों से जो धन लूटते थे। देखिए, उस समय होता क्या था, जो धन था वो बहुत सारा मंदिरों में भी छुपा हुआ होता था। अगर आप देखेंगे तो पुराने समय में पाएंगे जितने भी ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इनका जो निशाना बने, जो वो हिंदू मंदिर बने। कहीं ना कहीं धार्मिकता का पुट भी था, ऐसी बात नहीं है। वो जिहाद की भावना से पूरी तरह प्रेरित होते थे, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा जो थी वो हराम थी, तो इसलिए वो जिहाद की भावना से तो प्रेरित होते थे। परंतु एक जो उनका मुख्य लक्ष्य होता था, धार्मिकता अलग थी, राजनीति अलग थी। उनका मुख्य जो लक्ष्य होता था वो धन लूटना होता था। तो ग्वालियर में यहाँ तुर्क जम गए और इन्होंने लगातार चंदेलों के छापे मारे, धन लूटा। अब इल्तुतमिश को ऐसा लगने लगा कि अब तुर्क इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत पर भी कब्जा कर सकते हैं। और ये इल्तुतमिश की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अभी तुर्क उतने भी शक्तिशाली नहीं हुए थे कि अपने बेस दिल्ली और लाहौर से बहुत अंदर जाकर वो राजपूत राज्यों पे विजय प्राप्त कर सकते हो। इल्तुतमिश ने बड़ी एक गलती की, उसने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। गुहिलोत वंश कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगा, फिर सिसोदिया वंश शुरू होगा, और महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया वंश के थे। तो उसने, जो उस समय इनकी राजधानी मेवाड़ नहीं होती थी, उस समय इनकी राजधानी होती थी नागदा। नागदा पर हमला कर दिया। नागदा पर तुर्कों और राजपूतों का भयंकर युद्ध हुआ। राजपूतों का जो पुरानी राजधानी थी नागदा, ये पूरी तरह नष्ट हो गई। राजपूतों ने इल्तुतमिश को बुरी तरह पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश अपनी पराजित सेना के साथ दिल्ली भाग आया। ये इल्तुतमिश की पहली पराजय थी। चंगेज खान से तो उसका युद्ध नहीं हुआ था, होता तो कन्फर्म था कि हारना पड़ता, परंतु ये इल्तुतमिश की प्रथम पराजय थी, जो उसे कहाँ के, मेवाड़ के शासकों ने दी थी। गुहिलोत शासक थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने सोचा कि अब गुजरात पे हमला किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कुछ सैनिक तैयारियों में कमी रह गई हो। तो उसने पूरी ताकत के साथ में गुजरात राज्य पर हमला किया। परिणाम फिर वही निकला, जो यहाँ के चालुक्य शासक थे उन्होंने इल्तुतमिश को बहुत बुरी तरह पराजित किया, और इल्तुतमिश अपनी पराजित सेना के साथ में फिर दिल्ली भाग आया। अब इस चीज़ से एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि अभी तुर्क उतने ताकतवर नहीं हुए थे कि पूरे भारत पर कहीं भी अंदर या अपने बेस से करीब 1000-1500 किलोमीटर अंदर जाकर छापे मार सकें और जीत कर वापस आ सकें। तो इस तरह इल्तुतमिश का राजस्थान, ग्वालियर तक तो जीत गया था, अजमेर तक भी जीत गया था। ग्वालियर तो सॉरी आज मध्य प्रदेश में, अजमेर तक उसने जीत लिया था, पर जो साउथ राजस्थान में उसे, वहाँ इल्तुतमिश को कहते हैं क्रशिंग डिफीट मिली, बहुत बुरी तरह पराजय मिली। इसके बाद में इल्तुतमिश ने 1234-1235 ईस्वी में मालवा पे हमला किया। मालवा
आज का जो मध्य प्रदेश है मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि मध्यकाल में उसे मालवा बोला जाता था। मालवा में तुर्कों ने भिलसा पर कब्जा कर लिया, उसके बाद में जो वहाँ का उज्जैन पर कब्जा कर लिया और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर था उसे ध्वस्त कर दिया। तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश बामियान गया। बामियान आज भी आपने देखा होगा, बामियान बड़ा कुछ समय पहले प्रसिद्ध हुआ था। बामियान में कुछ बौद्ध प्रतिमाएं थी। उन्हें जो पुराना वाला जो तालिबान रूल था 2000 के आसपास वाला, उसने उन जो बौद्ध प्रतिमाएं थी उन्हें रॉकेट से तोड़ने की कोशिश की थी। तो इन्हीं बामियान की तरफ गया ये इल्तुतमिश खोखरों के विद्रोह का दमन करने के लिए, और यहीं 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश अंतिम समय पे कहाँ गया था? अफगानिस्तान के बामियान गया था और वहां पर इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। देखिए 1210 से 1236 का जो समय था इल्तुतमिश का, ये करीब उसने दिल्ली राज्य का बड़ा सुदृढ़ीकरण कर दिया। हाँ, बंगाल में भी इसने कब्जा कर लिया। बंगाल में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अली मर्दान खान नामक एक व्यक्ति था, उसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी और बख्तियार खिलजी की हत्या करने के बाद में वो शासक बन गया था। 2 वर्ष बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एवाज नामक एक व्यक्ति बंगाल का शासक बना। एवाज खिलजी नाम था। एवाज को इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1225-1226 के आसपास में पराजित कर दिया। परंतु 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इसके बाद में बंगाल फिर स्वतंत्र हुआ, परंतु 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर फिर कब्जा जमा लिया। ये जो बंगाल है ये सारे ही सुल्तानों को लगातार परेशान करता रहेगा, क्योंकि इसकी जो स्थिति वो दिल्ली से अधिक दूरी के कारण पहले तो डर जाते थे। जब दिल्ली के सुल्तान हमला करते थे तो हाथ पैर इनके खुल जाते थे, आत्मसमर्पण कर देते थे। पर जो ही दिल्ली के सुल्तान अपनी पीठ फिराते थे, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते थे। तो बंगाल के साथ ही रस्साकशी लगातार चलती रहेगी। इल्तुतमिश ने जो अपनी सल्तनत थी उसका शुद्धिकरण कर दिया। इसके साथ साथ इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियां भी थी। देखिए, इल्तुतमिश को तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ये सारी चीज़ें जो मैं अब आपको बताऊंगा ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत करी। अब एकता व्यवस्था क्या होती थी? एकता व्यवस्था, एकता का अर्थ होता है भूमि। तो इल्तुतमिश ने क्या कार्य किया था कि अपना जो सारा साम्राज्य था इसको विभिन्न एकताओं में विभाजित कर दिया था, या यूँ कहें जो एक बेहतर शब्द है, विभिन्न एकताओं में, मतलब विभिन्न राज्यों में विभाजित कर दिया था। प्रत्येक राज्य पर एक हाकिम नियुक्त किया गया। हाकिम का मतलब होता था प्रत्येक एक जो एकता थी वो एक एकतादार के अंडर में थी, और वो एकता की आय से अपने सैनिकों का भरण पोषण करता था। जो भूमि उन्हें खंड दिया जाता था। परंतु जो ये एकता व्यवस्था थी, जो इल्तुतमिश ने इसको, प्रारंभ तो मोहम्मद गौरी के समय से ही हो गई थी, भूखंडों का व्यवस्थीकरण, जागीरें बंटने लगी थी, पर जो इस एकता व्यवस्था को जो एक स्थायी रूप दिया था वो किसने दिया था? वो इल्तुतमिश ने दिया था। तो एक तो एकता व्यवस्था हो गई जिसमें उसने राज्यों को छोटे छोटे भूखंडों में, मतलब कुछ एकता, मतलब राज्यों में बांट दिया था। और दूसरा, इसने दिल्ली की पहली केंद्रीय सेना का जो है निर्माण किया था, जिसे हश्म कल्ब बोला जाता था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के पास में कोई अपनी केंद्रीय सेना नहीं थी, परंतु इल्तुतमिश ने दिल्ली की एक स्थायी केंद्रित सेना का निर्माण किया था। देखिए, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से दूर अगर तुर्कों को दिल्ली में पैर जमाने थे तो उन्हें एक केंद्रीय सेना, एक ऐसी सेना की आवश्यकता थी जिसमें प्रोफेशनल सैनिक हों जो युद्ध के लिए ही बने हों। तो इसलिए इसने इसकी जो है केंद्रीय सेना का निर्माण किया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने जो उत्तर प्रदेश का दोआब था, इसके महत्व को देखिए। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे कि पंजाब में है पंजाब, यानी कि 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये उत्तर प्रदेश का ये दोआब था, गंगा यमुना दोआब था। इसके महत्व को समझा और 2000 तुर्क सैनिकों को इल्तुतमिश ने यहाँ नियुक्त किया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक बहुत सुंदर एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो इसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। मैंने बताया था 1229 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, और नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे का जो निर्माण कराया था वो उसका जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने 1230-31 में करवाया था। और वो दिल्ली में सुल्तानगढ़ी जगह पर एक इल्तुतमिश के पुत्र का जो नासिरुद्दीन महमूद था उसका मकबरा मिलता है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारत में जो मुस्लिम राज्य था उसमें जो मकबरे बनवाने की शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण कार्य भी कराया। उसने जोधपुर में अतारकिन का एक दरवाजा बनवाया जो जोधपुर में आज भी मौजूद है। मैंने आपको पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की जो स्थापना थी वो शुरू की थी, परंतु उसका निर्माण कार्य जो पूर्ण कराया था 1230-31 ईस्वी में वो इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये इल्तुतमिश की कुछ उपलब्धियां थी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे भारत में। उसने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो शुद्ध अरबी जो सिक्के थे वो भारत में चलाए थे।
तो ये इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके बाद में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसके बाद में उसकी पुत्री रजिया शासक बनी। रजिया और बलबन के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दो जो राज्य थे पूरे हो गए। अब मैं आगे डेली के डेली वीडियो डालूंगा, क्योंकि पहले कुछ कारणवश कुछ कामों की वजह से मैं वीडियो लगातार डाल नहीं पाया था। अब जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत जल्द आएगी, उसमें आपको बलबन के विषय में बताया जाएगा। उसके आगे फिर अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह दिल्ली सल्तनत आपकी प्रारंभ हो जाएगी, जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम मुगल पीरियड पर जाएंगे। इसके साथ में मैं सोच रहा हूँ कि अब आपकी पॉलिटी की क्लास भी एक करवानी शुरू करूँ। उसमें आपको धीरे धीरे मैं पॉलिटी के जितने भी आपके चैप्टर हैं वो शुरुआत से आपको धीरे धीरे समझा के वो करवाना प्रारंभ करूँगा। तो ये तो आगे का अपना कार्यक्रम हो गया। एग्जाम में, हालांकि ये वीडियो केवल लेखपाल और वीडियो के एग्जाम के लिए नहीं है, बाकी भी एग्जाम के लिए आपने देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ वो डिटेल में डाल रहा हूँ, और जो आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ वो डिटेल में दे रहा हूँ। इसलिए आपका कोई भी आप एग्ज़ाम दें, ग्रुप सी का या इवन PCS के एग्ज़ाम में भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है काम के हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर संपन्न होता है। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, और अगले वीडियो में जो कहानी आपको बताई जाएगी वो रजिया और बलबन के विषय में बताई जाएगी। इसके साथ में जो मैंने आपको ये मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ये केवल आपके फ़ायदे के लिए की है, ठीक है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा मतलब पढ़ाने के कुछ क्रम में बदलाव चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें इसमें समाहित हों या किसी और तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ आप चाहते हो लिखवाया जाए, जो भी लिखवाने के लिए मैं सारे फैक्ट आपको बोल दे रहा हूँ। अब जो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखें, चाहें तो लिख भी लें, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आज की यहाँ पे क्लास संपन्न होती है। धन्यवाद। और जो भी देख रहे हो, यदि आपको क्लास ये पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्पेस ऑफ GS का जो अपना चैनल का पेज है उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।